नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द सप्लाई एंड उसके हम करने वाले हैं फर्स्ट टर्म के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन ये वाले क्वेश्चंस में आपके 1 मार्कर 2 मार्कर सब निकल जाएंगे। तो ये मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया, आप अगर ये लर्न कर लेते हैं तो आपको इसके आगे कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर अप हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बेसिकली जितना मुझे आइडिया है कि फर्स्ट टर्म में आपका शायद 1 to 4 या 1 to 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें से 4th तो मैं आपको दे दी। तो आई थिंक सिर्फ लास्ट शायद 5 चैप्टर ही बाकी रहेगा जो मुझे आपको फर्स्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करना होगा एज पर द फर्स्ट टर्म सिलेबस। तो अगर 5 से आगे कुछ है तो डू लेट मी नो। अगर 5 तक होगा तो मैं आपको 5 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स का मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। तो 4th हम कर ही रहे हैं अभी। तो चलो बच्चा शुरू करते हैं कि क्या है हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपको आ रहा है, डिफाइन प्रोडक्शन, सप्लाई एंड द स्टॉक। ठीक है, प्रोडक्शन, सप्लाई और स्टॉक का मतलब क्या होता है। देखो प्रोडक्शन का मतलब है कि कितने गुड्स हम बना सकते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो कितने गुड्स बना सकता है इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। लाइक एक महीने में 500 चीज़ें बनाएंगे, एक महीने में 1000 चीज़ें बनाएंगे, कितनी चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो द क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब चीज़ें मिलाकर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन, सिंपल शब्दों में। ठीक है, डन। ओके, अब सप्लाई। अब आपने बहुत, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1000 क्वांटिटी बना दी। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई। ठीक है, तो क्या होता है सप्लाई का मतलब। सप्लाई का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है उसने 1000 चीज़ें बनाई है ना, उसने अपने मटेरियल में 1000 गुड्स बना दिए। अब उसमें से वो मार्केट में कितने देना चाहता है और कितने प्राइस में उसको बेचना चाहता है, दैट इज़ अ सप्लाई। ठीक है, पॉइंट समझ में आई कि समझो कि अभी अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने इस तरीके की 1000 पेन बना दी। ओके, अब मैं मार्केट में, अभी जैसे एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में सब लोगों को पेन वैन की ज़रूरत होती है, तो मैं ना अभी मार्केट में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बेचूंगी, तो मैंने सप्लाई ज़्यादा कर दिया। ठीक है, वैकेशन टाइम हो समझो, तो वैकेशन टाइम में कोई खरीदेगा क्या पेन? नहीं, कोई नहीं। तो क्या वो सही टाइम होगा सप्लाई ज़्यादा करने का? नहीं, ज़रूरी नहीं है, सही टाइम नहीं होगा। पॉइंट समझ रहे हो। तो जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, वो कितना अपना प्रोडक्शन मार्केट में बेचना चाहता है एट द पर्टिकुलर टाइम एंड द पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, किस प्राइस पे उसको बेचना है उसको हम कहते हैं सप्लाई। स्टॉक की बात कर लेते हैं। टोटल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है विद द प्रोड्यूसर जो वो मार्केट में बेच सकता हो एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। बात आई समझ में। देखो अब मैं आपको इन तीनों का सिंपल 3 लाइन में मीनिंग समझा देती हूँ फिर से। ये तो स्टेटमेंट था जो आपको लर्न करके लिखना होगा। देखो जैसे कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 1000 पेन बनाई तो प्रोडक्शन हो गया। अब जब बनाते तो कुछ डिफेक्टिव भी तो निकल जाती हैं। समझ लेते कि 100 डिफेक्टिव निकल गई। ठीक है, तो उसको हटा देंगे। तो अब मेरे पास कितनी पेन बच गई? 900। ये 900 क्या हो जाएंगी? स्टॉक। ये मेरा स्टॉक है। अब उस 900 में से अभी अगर मैं देखूं कि हाँ यार अभी तो एग्ज़ाम का टाइम है, मुझे अच्छा खासा, तो वो 900 में से मैं 600 बाहर मार्केट में डाल रही हूँ। ठीक है, मार्केट में जो भी सप्लायर्स डीलर्स हैं उनको मैं अपनी पेन जो है वो दे रही हूँ। ठीक है, अभी तुम इसको बेचो, 10 रुपये में एक पेन को बेच दो। ठीक है, तो उस प्राइस में मैंने बाहर मार्केट में निकाल दिया। बात समझ में आई। तो अब मैंने क्या किया? सप्लाई किया। क्लियर। तो मैंने बनवाई थी 1000 पेन, उसमें से 900 पेन अच्छी थी तो स्टॉक मेरा 900 का हुआ। उसमें से मैंने 600 बाहर मार्केट में डाल दी बेचने के, उसको सप्लाई बोलूँगी मैं। ठीक है, तो वो सप्लाई। अभी सप्लाई में से कितनी बिक रही हैं बाहर, दैट इज़ अ सेल, है ना। अगर अपन सेल भी देखें तो पॉइंट समझ में आ गई। अब मैंने मार्केट में दुकान वालों को 600 पेनें दी मैंने अपनी। अब वो 600 में से अगर 500 बिकी हैं तो सेल कितनी हुई है बच्चा? 500 सेल हुई है। तो ऐसे करते करते अपने पास मटेरियल्स का फॉर्म आता है। ठीक है, चलिए अब डिस्टिंग्विश करते हैं स्टॉक और सप्लाई में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में आराम से पूछ सकते हैं, 3 डिफरेंस। ठीक है, ईजिली। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे अब मैंने आपको क्या समझा तो दिया कि स्टॉक जो है वो रिफ़र करता है द एंटायर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ द सेलर। ठीक है, कस्टडी ऑफ मतलब कि मेरे गोडाउन में, ठीक है, मेरे अंडर पूरा का पूरा माल पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सामान मेरे पास है, मेरे नज़रों के सामने है। ठीक है, मेरे अंडर है, उसको हम क्या बोलें? कस्टडी। तो वो हो गया स्टॉक। सप्लाई क्या होगा? सप्लाई वो होगा
कि प्रोड्यूसर कितना कमोडिटी बाहर ऑफर कर रहा है फॉर द सेल, ठीक है, बाहर सेल के लिए एट द गिवन प्राइस एंड गिवन प्लेस ऑफ टाइम कितना ऑफर कर रहा है, दैट इज अ सप्लाई। ओके, स्टॉक डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर, कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और सप्लाई डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर। सीधी सी बात है ना, ठीक है। मैंने कहा मैंने 1000 पेनें बनाई, अगर सपोज इन 1000 पेनों में अगर हम ये कहते हैं कि भैया 200 पेनें ख़राब हो गई, तो मेरे पास स्टॉक कितना हुआ 800 पेन का। तो स्टॉक किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन में डिपेंड करता है, और सप्लाई किस पे डिपेंड करता है। अब मेरे पास 800 पेन है, तो अब इस 800 से ज़्यादा तो बेच नहीं पाऊंगी, तो सप्लाई कितने किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉक पे डिपेंड कर रहा है। 800 है तो या तो मैं 800 के 800 मार्केट में निकालूंगी, या तो 200-300 निकालूंगी, जो भी जैसा मार्केट का उस टाइम पे सिनेरियो रहा। तो सप्लाई डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर, प्राइस के ऊपर, और विलिंगनेस की अभी का मार्केट क्या है, भाई अभी बेचना चाहिए, हाँ नहीं, जो वॉट एवर, ठीक है, मार्केट की डिमांड के ऊपर काम करता है। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो स्टॉक हमेशा, ठीक है, सप्लाई से ग्रेटर होगा, बहुत सीधी सी बात है ना, ठीक है, स्टॉक तो सप्लाई से ज़्यादा ही होगा। ओके, स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सप्लाई। ओके, और सप्लाई कभी भी ग्रेटर स्टॉक से होगा नहीं। मेरे पास 800 पेन है तो मैं 800 ही बेच पाऊंगी ना, मैं 900 कहाँ से बेचूंगी, एक्स्ट्रा वो 100 एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास स्टॉक में नहीं है तो, ठीक है। तो इसके लिए सप्लाई कभी भी स्टॉक से ग्रेटर नहीं होता है, या तो वो उसके इक्वल होगा या तो वो उसके लेस देन होगा, ठीक है। तो जो सप्लाई होता है बेटा वो लेस देन या इक्वल टू होता है स्टॉक के, ठीक है। स्टॉक सप्लाई से पहले आता है, सीधी बात है। पहली बार मेरे पास अगर गोडाउन में मेरे पास माल होगा, सामान होगा, तो दैट इज़ द स्टॉक। तो पहले तो स्टॉक आ गया, सप्लाई तो उसके बाद होगा ना, ठीक है, स्टॉक होगा तो सप्लाई कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 डिफरेंसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देखो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन इसका मतलब कि एक रिलेशन होता है बिटवीन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स के बीच का रिलेशन। इसका मतलब ये है कि चीज़ें मार्केट में कितनी सप्लाई करनी है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है उसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। मतलब किसकी वजह से हम डिटरमाइन करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकना चाहिए, अगर हम बेच रहे हैं तो कितना प्राइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स है उसके हम बात कर लेते हैं। तो सप्लाई फंक्शन रिप्रेजेंट द सप्लाई ऑफ वन गुड इज डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स, ठीक है। एक चीज़ भी मार्केट में बेचोगे ना तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बेटा काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम कहते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा, मैथमेटिकल फंक्शन। तो क्या है, सप्लाई एक्स स्टैंड्स फॉर द कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन, ठीक है। किस किस पे डिपेंड करता है भैया, तो देखो ये डिपेंड कर रहा है, सप्लाई डिपेंड कर रहा है किस पे, पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस, ठीक है, डिपेंड कर रहा है किस पे, टेक्नोलॉजी पे, टी के लिए डिपेंड कर रहा है किस पे, फैक्टर प्राइस भी कितना रखना है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स होंगे वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पीई मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, ठीक है, फ्यूचर में इसके क्या कितना दाम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, और यू मतलब कि बाकी सारे फैक्टर्स, एम्प्लॉय हो गया, जगह होगी, कैपिटल हो गया, उन सब पे भी डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे जो है वो किसी भी कमोडिटी का सप्लाई जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। फंक्शन मतलब कि डिपेंडेंसी, ठीक है, किन किन चीज़ों पे सप्लाई कितना होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, तो दीज आर द फैक्टर्स जिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई एंड द मार्केट सप्लाई विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, ठीक है। देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई। तो अगर एक इंसान या लाइक एक फर्म है या एक सेलर है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर प्राइस पे अगर वो मार्केट में चीज़ें सप्लाई करता है तो दैट इज़ द इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। जैसे आई एम द पर्सन और मेरा एक फैक्ट्री है और मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो मैं मार्केट में मेरी पेनों को बाहर सप्लाई के लिए, बेचने के लिए सप्लाई कर रही हूँ, तो आई एम द इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई का मतलब कि अब ये पेन बनाने वाली, ऐसी पेन बनाने वाली 10 कंपनियाँ हैं, पॉइंट समझ आई, ऐसी पेन बनाने वाली 10 कंपनियां हैं। अब वो 10 कंपनियां, ठीक है, मार्केट में अपनी पेन बेचेंगी, ठीक है, तो वो 10 कंपनियों को हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई। आइए देख लेते हैं। द सम ऑफ द टोटल इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग सेलर्स इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गई ना। अगर जैसे कि मैं आपको और अच्छे से बताऊं, जैसे iOS है, iOS एप्पल,
ठीक है। तो iOS जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रोवाइड करता है, तो इंडिविजुअल कंपनी खाली एप्पल ही है जो iOS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। क्या हो गया, ये इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, ठीक है। मार्केट सप्लाई की बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड वीवो भी बेचेगा, ठीक है, सैमसंग भी बेच रहा है ना, रियल में भी बेच रहा है, मैनी मोर, बहुत सारे ब्रांड्स और होंगे, ठीक है। ये सब के सब, ठीक है, वन प्लस है, ये सब के सब एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बेचने वाले बहुत सारे मोबाइल के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो वो सारे के सारे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, मार्केट सप्लाई। पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको इसका ग्राफ बताना है, तो हम लोग ना एक डेटा अज्यूम कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे सप्लाई ऑफ एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स को 2 फर्म सप्लाई कर रही है केजी के अंदर, फर्म ए और फर्म बी, प्राइस पर केजी इन रुपीज़, ठीक है। अब एक केजी का प्राइस 10 रुपये है, एप्पल की 1 केजी का प्राइस 10 रुपये है, और यहाँ पर जो फर्म ए है वो कितना केजी सप्लाई कर रही है, 80 केजी सप्लाई कर रही है, और फर्म बी कितना सप्लाई कर रही है, 60 केजी। टोटल मार्केट में कितने एप्पल्स का केजी घूम रहा है, 140 केजी। सिमिलरली जिन एप्पल का प्राइस 1 केजी एप्पल का प्राइस 20 रुपये है, तो फर्म ए कितना बेच रही है, 180 केजी बेच रही है, फर्म बी कितना बेच रही है, 100। तो टोटल उस टाइप के एप्पल का टोटल मार्केट में कितना केजी अवेलेबल है, 280 केजी अवेलेबल है। तो ऐसे करके हम इन्होंने 50 तक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहले फर्म ए का देख लेते हैं। अब फर्म ए का देखो बेटा, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है क्वांटिटी भी बेटा इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लो, अब सीधी बात है, 10 रुपये में 80 केजी, ये देखो 100 है, वो 90 बीच में आ गया, इसको हम 80 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये में जो है वो 80 केजी बेच रहा है, जो 10 रुपये का एप्पल है। 20 रुपये के अंदर वो कितना कर रहा था, 180 कर रहा था ना, हाँ ठीक है। तो 20 रुपये में देखो ये बी ऑप्शन, ये 20,180, सॉरी 180,20 मैंने उल्टा लिख दिया, पहले एक्स एक्सिस आता है ना, ठीक है। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 180,20, ये कितना था 80,20, ठीक है। पहले यहाँ पे करेंगे फिर यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे लाइन बना देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे। आई बस समझ में, ऐसे सी में आएगा, डी में आएगा, ई में आएगा, आया इस तरीके से, बस इन सबको ज्वाइन कर देना। तो आपका ये सप्लाई कर्व बन गया फर्म ए के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम फर्म बी की बात कर लेते हैं, एक बार हम देख लें यहाँ पर, देखो फर्म बी में भी धीरे धीरे देखो इंक्रीज ही होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, फर्म बी का भी सेम आप यहाँ पे भी कर लोगे। 60 केजी दे रहा था ना, 60 केजी दे रहा था 10 रुपये में, हाँ ठीक है। तो वो एप्पल जो 10 रुपये पर केजी का है वो कितना मार्केट में बेच रहा है, 60 केजी, ठीक है। जो 20 रुपये का वो कितना बेच रहा है, 100 केजी, ठीक है। इस तरीके से ये कितना आ गया, 180 केजी, ऐसे करके उन्होंने ग्राफ बना दिया। अब मार्केट सप्लाई का देखो आप, ठीक है, मार्केट सप्लाई का देखो, तो अगेन इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, पैसे बढ़ रहे हैं और ये इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है, बस इसको फिर अप्लाई कर देना है अपने को, ओके। तो देखो यहाँ पर अब फर्म ए कितना दे रहा था, फर्म ए 80 दे रहा था, फर्म बी 60 दे रहा, कितना हो गया 140 केजी। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बनाया 140 केजी, 10 रुपये वाला जो था ना 140 केजी, ऐसे करके ये आया 240 के आसपास कुछ होगा या 280 के आसपास होगा, ऐसे आपको ग्राफ बना देना है। अगेन हम उसको ज्वाइन करें, आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा ग्राफ बता देना है, बस इतना सिंपल ही है। नेक्स्ट अब कह रहा है डिस्कस इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सप्लाई पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली 2 ग्रुप्स मेन है, एक तो प्राइस और बाकी प्राइस के अलावा जितने और फैक्टर्स हैं ना वो, ठीक है, एक एक हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं प्राइस। अब बेटा सुनना, ये आपको 2 मार्क में भी आ सकता है, तो जो भी फैक्टर है ना, ठीक है, उसके नीचे मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है कि अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको इसी फैक्टर का आंसर उसमें लिख के आना है, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट द रीज़न फॉर द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है। अब सप्लाई में क्या होता है, तो डिमांड में क्या था, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप था। अगर प्राइस बढ़ रही थी डिमांड में तो डिमांड कम हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब अगर आपसे सेम सवाल पूछ सकते हैं,
देयर इज़ अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, तो आपको इन दोनों के लिए सेम आंसर ही लिखना है। अब क्या है बच्चा ये आंसर ऐसा है कि प्राइस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है सप्लाई के लिए, क्योंकि सप्लाई एक्चुअली डिपेंड करती है, ज़्यादातर 80% डिपेंड करती है प्राइस पे, बाकी 20% बाकी फैक्टर्स पे सप्लाई डिपेंड करता है। अब प्रोड्यूसर सेल गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूसर सीधी बात अपनी चीज़ें तभी बेचेगा तब उसको प्रॉफिट मिलेगा, वरना तो कोई बेचेगा। और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, वो सीधी सी बात है ज़्यादा गुड्स मार्केट में बेचेगा। जब प्राइस गुड्स का बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड अगर प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा, कम चीज़ें बेचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अभी अगर ये वाली पेन बहुत डिमांड में है मार्केट में, ठीक है, बहुत बच्चे इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि अरे यार मस्त है, स्मूथ है, आराम से लिख जाती है, ये कर जाती है, तो मैं प्राइस अगर 3 रुपये ज़्यादा कर भी दी कोई दिक्कत नहीं है कि लोग खरीदने वाले, ठीक है, बच्चे खरीदेंगे इसके अंदर, तो इसको खरीद रही है तो प्राइस बढ़ रही तो सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो फिर मैं क्या कर दूँगी, सप्लाई कम कर दूँगी। ओके, व्हेन द प्राइस राइजेस, जब प्राइस बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जो देखा जाए कि वो अपना, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना सामान लो प्राइस में बेचना कतई पसंद नहीं करते। नहीं भाई, वी आर लाइक ब्रांड, ठीक है, हम ब्रांड है, हमारी चीज़ें बहुत अच्छी है, हम लो प्राइस में बेचेंगे नहीं, हम समय का इंतज़ार करेंगे, जब सही समय आएगा तब हम हमारा माल बेचेंगे, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाता है। When the price rises, the producers who are not willing to sell their stock at lower price, ठीक है, जो लोअर प्राइस में सामान नहीं बेचना चाहते वो अपना सामान संभाल के रखेंगे और जब सही टाइम होगा तब वो अपना सामान को बेचेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अब प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भैया जो चीज़ हम बना रहे हैं, इसको जब मैं बना रही हूँ तो इसमें मेरा कितना खर्चा लगता है। ठीक है, ये खर्चा कितना लगता है उस पर डिपेंड करेगा। अब इस पर आपको सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिया हुआ है, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट्स सप्लाई। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो क्या सप्लाई में चेंज आएगा? क्यों? ठीक है, तो देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सीधा एग्जाम्पल सीधा आपको दे देना है that when rent paid to the owner of the land और wages paid to the labor decreases। समझो कि जो जगह मैंने ली है, ठीक है, काम करने के लिए, ये बनाने के लिए मेरे को जगह तो चाहिए मशीन रखने के लिए, तो जो जगह मैंने ली है अगर वो ऑनर मुझसे कम रेंट लेता है, और मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो लेबर्स हैं, ठीक है, वो मुझसे कम पगार लेते हैं और मेरे को कम पगार में काम करके देंगे, तो सीधी सी बात है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, एक बात समझो, आज अगर आप एक पेन बना रहे हो, ठीक है, आज अगर आप एक पेन बना रहे हो तो उस पेन के अंदर जो प्लास्टिक की बॉडी होगी उसका खर्चा, ठीक है, जो इंक होगा उसका खर्चा, ओके, उसके ऊपर जो भी कंपनी का नाम लिखा होगा तो वो जो पूरा नाम लिखा होता है प्रिंटिंग करना, ठीक है, चलो उसको बोल देते हैं, उसका खर्चा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसको पैकिंग करने का, बॉक्स होगा कुछ होगा तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, उसका खर्चा। ठीक है, प्लस जो मजदूर ये काम कर रहे हैं उनको जो मैं पगार दूंगी, ठीक है, वो सैलरी भी तो अपने इसमें से निकालेंगे ना, और जो मैं रेंट दे रही हूँ वो, ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये पूरा खर्चा कैलकुलेट करने के बाद मैं देखूंगी कि मुझे एक पेन कितने में बेचूं जब तक मेरे को प्रॉफिट और मेरा पूरा का पूरा खर्चा निकले। बात समझ में आई? ठीक है, अब आप समझो कि ये पूरा का पूरा खर्चा निकाल के मेरे को जो है वो 20 रुपये में एक पेन पड़ रही है, तो मुझे भाई मार्केट में 20 रुपये में उस पेन को मैं बेच रही हूँ। अभी मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रही, नॉर्मल, ठीक है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं 20 रुपये में बेच रही हूँ। अब समझो कि मेरे पास लैंड ऑनर आता है, कह रहा है कि आपकी जगह का जो रेंट है वो मैं कम कर देता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे इमेजिनरी फॉर्म, यहाँ तो आपको ऐसी कोई जगह मिल गई दूसरी जहाँ पर रेंट कम मिल रहा है, ओके, तो आपको 5,000 का रेंट में फ़ायदा हो रहा है। जो आपके पास लेबरर्स हैं वो कम पगार में काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपको पेन 20 रुपये में पड़ जाएगी, शायद अभी 15 रुपये में उसका प्राइस हो जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो सप्लाई आप कर सकते हो, फिर आप 2-3 रुपये डिस्काउंट में भी आप उसको बेच सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसा होता है। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, प्राइस उतना का उतना ही है, ठीक है। अब जैसे 20 रुपये में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, अब मेरे को पेन पड़ रही है 15 रुपये में, पर मैं फिर मार्केट में 20 रुपये में ही बेच रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। हैंस द सेलर इज मोर विलिंग टू सेल द लार्ज क्वांटिटी। अब यहाँ पे सेलर जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बाहर मार्केट में बेचेगा। डन। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर प्रोडक्शन राइजेस इंक्रीज हो जाता है तो सिचुएशन ऑपोजिट हो जाएगी, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है सप्लाई के फैक्टर्स में? यस। अब इसका क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्सपांड सप्लाई। अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है आपकी तो आपका सप्लाई ज़्यादा होगा, क्यों? देखो सीधी सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो टाइम सेव होगा, एफर्ट सेव होगा, लेबर सेव हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अभी समझो कि आप एक दिन के अंदर अगर ऐसी 50 पेन बना रहे हो और आपने बहुत अच्छी मशीन खरीद ली, ठीक है, तो आप एक दिन के अंदर 100 पेन बना रहे हो, तो 50 पेन का फ़ायदा हो गया आपको, है ना। एफर्ट भी कम लग रहा है, टाइम भी सेव हो गया, तो आपकी क्वांटिटीज़ कितनी हो गई? लार्ज क्वांटिटीज़। आप ज़्यादा अच्छी बनाओगे, क्वालिटी बेटर बनाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बेटर क्वालिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द सेम और द लोअर कॉस्ट। तो इस हिसाब से इफ़ द मार्केट प्राइस डज नॉट फॉल देन द प्रॉफिट इंक्रीजेस। ठीक है, समझो मार्केट प्राइस फॉल नहीं हो रहा, आपकी पेन की प्राइस उतनी की उतनी चल रही है मार्केट में, तो सीधी बात है प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और सेलर जो है वो और ज़्यादा अपनी पेन मार्केट में बेचना शुरू करेगा। एक्सपांड हो गया सप्लाई, इसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से हम सप्लाई को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है अपने पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। ठीक है, क्या क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं? देखो ये सारे वही फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने सप्लाई फंक्शन में देखे थे। ठीक है, सप्लाई फंक्शन में आपको पता ना ये फैक्टर्स हैं, तो सारे फैक्टर्स को हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि ये फैक्टर्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है सप्लाई के ऊपर। तो क्या कह रहा है कि इफ सेलर speculate price of a product to rise in the future then the contract the current demand। सीधा, ठीक है। अब अगर ये सेलर ये देख रहा है कि यार ये वाली चीज़ का प्राइस मार्केट में फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ठीक है, ये जो चीज़ अभी 100 रुपये में बिक रही है ना, यही चीज़ जो है वो लोग 500 रुपये में ख़रीदेंगे, वो टाइम आएगा। तो अगर किसी का सिक्स सेंस चल जाता है, उसको लगता है कि नहीं अभी एक टाइम आएगा जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे और लोग खरीदेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अभी 0 तो नहीं कर लेंगे, बट हाँ अभी सप्लाई क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। ठीक है, तो सप्लाई कम कर लेंगे, तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, सो दैट दे कैन बिल्डअप द स्टॉक। वो अपने स्टॉक को बिल्डअप करेंगे फ्यूचर के लिए। तो जैसे ही वो दिन आया, वो महीना आया, वो पॉइंट आया, सीधा मार्केट में उसको हाई दाम पे बेचना शुरू करेंगे। और इस तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी करंट सप्लाई में के अंदर अफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए ऑन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स क्या हैं? तो देखो इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। अगर देखो फर्म्स बहुत ज़्यादा है, पहले खाली 2 लोग ऐसी पेन बना रहे थे, अभी 10 लोग बना रहे हैं। ठीक है, फर्म्स ज़्यादा हो जाएंगी तो सीधी बात है इम्पैक्ट तो सप्लाई के अंदर पड़ेगा। अगर तुम नहीं बेच रहे तो कोई और फर्म उसको बेच ही रहा है। ठीक है, तो लोगों के पास बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी पे डिपेंड करते हैं, नहीं मुझे ये वाली कंपनी ही चाहिए, है ना, बहुत कम लोग होते हैं। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा कि वो ठीक है इस कंपनी का नहीं है, अल्टरनेटिव वाला दे दो, स्विच कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो वो हो जाती है। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द स्टेट। हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े पैमाने में देखो तो पॉलिटिक्स तो हर एक चीज़ में होती है। फिर आता है फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, पानी वानी का जो होता है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हवा, हीट वगैरह सब कुछ सब सही तरीके से होना ज़रूरी है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंट लॉ। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी हमारे हित में होने चाहिए, लीगल सिस्टम हमारे हित में होना चाहिए, तभी आप बनाओगे उस चीज़ को। बना तो लोग बेचने भी नहीं देंगे, आपने बना तो लिया पर लोग बेचने नहीं देंगे। ओके, फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ऑनर और वर्कर्स के बीच में, वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। पता चला आए दिन आपके वर्कर्स जो वो स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं, काम वाम बंद करके बैठ जा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, सो सप्लाई डिक्रीज। अगर ये वाले जो फैक्टर्स अपन ने बात की, ये वाले अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा। डन, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स अजम्पशंस। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई और उसको अजम्पशंस। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? देखो बेटा, ये आपको डिट्टो एज इट इज लिख के आना, अपना कोई स्टेटमेंट इसमें फ्रेम मत करना। हम अपने शब्दों में लिख के आएंगे ना मैम, नहीं चलेंगे तुम्हारे शब्द, यही शब्द चलेंगे, तो प्लीज़ ध्यान दो। व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। जितने फैक्टर्स है अपन ने देखे ना फैक्टर्स, ठीक है, क्या क्या देखा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देख लिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी देख लिया, लेबर्स वगैरह देख लिए, तो ये अगर हम इनको कांस्टेंट मानते हैं कि भैया ये कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है, सेम वेजेस पे मेरे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम लैंड का मेरे को रेंट देना पड़ रहा है, मैं इन सब फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जो प्राइस मेरी इस पेन का अभी है 4 महीने के बाद भी उतना ही रहेगा, 4 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। तो मेरा सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे रहेगा, प्राइस पे। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई एक्सपांड करेगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा।
ठीक है। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई एक्सपांड होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये डेफिनेशन हमें ये बताता है दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई, और इसी लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है बच्चा, बस और कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अब अजम्पशंस क्या है, तो जितने भी अपन ने देखे यहाँ पे, तो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो सप्लाई ऑफ द गुड्स पे डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं। However, at given point of time, the law of supply assumes the effect of, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है ये अज्यूम कर रहा है कि जितने भी फैक्टर्स हैं सप्लाई पे सारे के सारे कैसे कांस्टेंट है, प्राइस कुछ हो गया, खाली प्राइस ऊपर नीचे होगा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। बट क्या रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। उल्टा रियलिटी में ये सारे फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है, और यही सारे फैक्टर्स जो है जिनके सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाता है। सो इन रियलिटी अदर देन प्राइस देयर आर सम अदर फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द सप्लाई मोर, ठीक है, उल्टा वो सप्लाई को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, पर हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और अब अजम्पशंस क्या है, हम लोग ये मान रहे हैं कि कोई टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है, सदियों पुरानी वही टेक्नोलॉजी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन है, मतलब कि आज अगर 2 साल पहले जो मैं पगार चला रही थी, सैलरी चला रही थी मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरे वर्कर्स को, अभी 2 साल के बाद उतनी चलेगी? आप खुद बताओ ये होगा? अगर 2 साल पहले एक की सैलरी 8,000 रुपये है, तो क्या अभी भी उसकी सैलरी 8,000 होगी? नहीं, वो 2,000 तो और बढ़ाई देगा, तो 10,000 होगी कि नहीं होगी? तो फैक्टर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक है। बट हम इन सबको अज्यूम करते कांस्टेंट है, जो बेसिकली सेंसलेस बात है। कंपटीशन मानने के लेवल ऑफ कंपटीशन सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? आए दिन नई कंपनी आती है सेम प्रोडक्ट को बेचने वाले। अच्छा, आप ये जो आपको तो पता होगा कि ब्रांडेड की चीज़ें भी वो ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिल जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ब्रांड है तो वो ब्रांड का भी आपको डुप्लीकेट माल मिल जाए, तो कंपटीशन तो उसका भी है ना, सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है कि वो ब्रांड वाली जो चीज़ है उसको पता नहीं चलता होगा कि उसका डुप्लीकेट मार्केट में चीज़ बिक रही है, ठीक है। सेम पर्स, सेम टी शर्ट, सेम शूज़ क्या नहीं बिक रहे होंगे? बिक रहे होंगे। तो उसके लिए वो भी तो लेवल ऑफ कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ? बेशक हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी हम ये मान रहे हैं कि कंपटीशन रिमेन सेम। भाई जो 4 लोग पहले बेच रहे थे अभी भी 4 लोग ही बेच रहे, आगे भी 4 लोग ही बेचेंगे, उसके अलावा कोई नया बंदा आने नहीं वाला। ओके, फ्यूचर प्राइसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ तो ये मान रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ना इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई बदलाव नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में उतना ही पैसा वो लेगा, फिर भले पेट्रोल का दाम बढ़ जाए बट वो मुझसे उतना ही पैसा लेगा, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स, बारिश का कम ज़्यादा होना, गर्मी कम ज़्यादा होना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इन सबको कांस्टेंट मानते हैं। तो ये सारे अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन द राइटवर्ड शिफ्ट एंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है। एक्सप्लेन द राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसका सिंपल क्वेश्चन एक और बन सकता है, एक्सप्लेन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के मुताबिक इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई का बताओ, ठीक है। अब पहले राइटवर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सुनना ध्यान से अच्छे से बच्चा। यहाँ पे ना हम लोग प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, कीपिंग द प्राइस फैक्टर कांस्टेंट। सप्लाई इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी आ गया, ये सब आ गया, ठीक है, उसके अंदर हो रहा है। तो अगर बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई किस तरफ शिफ्ट करेगा? टूवर्ड्स द राइट साइड। उसको हम कहेंगे राइट टूवर्ड शिफ्ट। अगर, ठीक है, अगर हम बात कर लेते जैसे फैक्टर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो कम से सैलरी ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं, राइज इन द नंबर्स ऑफ सप्लायर्स हो गए, ठीक है। ये सब फैक्टर्स जो हैं वो अगर इनमें अगर कमी आ रही है तो ऑटोमेटिकली मेरा सप्लाई का क्या हो जाएगा? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर सप्लाई ज़्यादा है, कम है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, तो सप्लाई किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। बस खाली तुमको है ना बच्चा जी, खाली तुमको मेन पॉइंट ध्यान देनी है। क्या पॉइंट? चलो मैं इन सबको हटा दूँ, ठीक है। बस देखो अब जो हाईलाइटेड है वो आपको ध्यान देना है। प्राइस कांस्टेंट रखते हैं, सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जब सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई कब राइट की तरफ शिफ्ट होगा। सिमिलरली जब सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी तो तुम आगे पीछे अपना खुद ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो ग्राफ देखो, इसके अंदर यहाँ पे अपन प्राइस को कांस्टेंट रख देना, बस प्राइस कांस्टेंट रख दो, तो कांस्टेंट रख दिया प्राइस। देखो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, 20 20 20 20 20, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है,
ठीक है। और बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखो कि 20 रुपये में सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन केजी पहले 100 था, फिर 200 किया, 300 किया, ऐसे करते करते सप्लाई बढ़ते गया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मानते हैं, ए पॉइंट को, तो इस तरफ क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब लेफ्ट का हुआ तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जा रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स प्रोडक्शन जो होंगे उसमें चेंजेस आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चा, सप्लाई क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट वर्ड, बस, ठीक है। पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हो कि बताऊँ, देखो 20 पे 100, ये देखो 20 है, इस पे 100 बना, फिर 20 पे 200, फिर 300, फिर 20 पे 400, ठीक है। तो 500 करना है तो 500 वाला कर सकते हो, ये रहा 20 पे 500, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, 1 2 3 4 5 है, तो ये वाला उन्होंने बीच वाला ले लिया, तो 300 वाला से कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ डिक्रीज, नीचे की तरफ इंक्रीज, मतलब नीचे वाला जो होगा वो राइट शिफ्ट करेगा और ऊपर वाला जो होगा वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशंस टू द लॉ ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई के हमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, तो देखो बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं बच्चा, अपन ये बोल रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई इंक्रीज़ होगा, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो सप्लाई डिक्रीज़ होगा, सिंपल अपन ये चीज़ बोल रहे हैं। बट ये सब चीज़ों के ऊपर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सब चीज़ों पे अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं, देखो सीधा से एग्जांपल्स वही है, सबसे पहले रेयर गुड्स। अब जो गुड्स बहुत रेयर हैं, ठीक है, रेयर है इसका मतलब कि बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक लग्जूरियस हैं, जैसे एशियंट कॉइन, एशियंट आइडल्स, ठीक है, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, किताबें, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत महंगी बिकती हैं, वो महंगी बिकती हैं पर उसका सप्लाई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सप्लाई लिमिटेड ही है, तो इसके लिए यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज सच दैट द गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन, क्योंकि ये डेली बेसिस पे तो प्रोड्यूस होती नहीं है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई पॉसिबल नहीं है, ओके। आप ये वाले पॉइंट को बेटा ओमिट कर लेना, मैंने लिखा है बट मुझे थोड़ा सा पॉइंट ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर ओमिट कर लेना, इस पर ना तो मैं मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे, कुछ है नहीं इसका, ठीक है, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अब बात करते हैं पेरिशेबल। अब पेरिशेबल से कि दूध वगैरह, ठीक है, फ्रूट्स आ गए, एग, फिश, मीट, फ्लावर्स, ये भी ज़्यादा लंबे समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो अगर उसके प्राइस गिर भी जाते हैं, इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स, देयर सप्लाई विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, उसका सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप मतलब उसको बेचना ही है आपको, ठीक है, आप उसको संभाल के रख नहीं सकते कि अरे यार अभी तो प्राइस इतना मिल नहीं रहा, चलो हम इसको स्टॉक में रख दें, बांस मार जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। तो अब देखो फिर भी चलो एक बात यह है कि भैया स्टोरिंग क्या बोलते कोल्ड स्टोरेजेस हैं, बट फिर भी एक लिमिटेशन होगा ना, आप 4 महीने तो उसको नहीं स्टोर कर सकते हो, ज़्यादा आपने 4 दिन या 14 दिन स्टोर कर रख दिया, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो ना, तो फिर भी एक लिमिटेशंस तो है ना। बाकी सब में लिमिटेशंस नहीं हो, यार ये पेन जो है मैं उसको 4 महीने क्या 4 साल में मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, कुछ खराबी नहीं होने वाली इसके अंदर, बट क्या आप एग, मीट, फिश, फ्रूट्स इनको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो लिमिटेशंस तो है वहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल्स के बेसिस में हम बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो इन दोनों पे अप्लाई नहीं होता है, तो एक्सेप्शंस तो सबके होते ही हैं। अभी क्वेश्चन ये पॉइंट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई आर ओनली थियोरेटिकल। कैसे बेटा, सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल है। तो देखो बेसिकली हम देखें तो गुड्स की 2 कैटेगरीज आ रही हैं एक्सेप्शंस के अंदर, जो भी हमने देखा, एक रेयर गुड्स आ रहे हैं और एक पेरिशेबल गुड्स आ रहे हैं, जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा है। रेयर गुड्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो डेली बेसिस पे नहीं प्रोड्यूस होती है, इसके लिए यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्शन में आ जाता है। पेरिशेबल गुड्स को आप ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पर भी वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो लुकिंग एट द सिचुएशन both these categories of goods experienced, it is said that exception of law of the supply are only theoretical, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ theoretical है, ओके। तो बस ये वाला आगे वाला जो पॉइंट था वही था, खाली इन्होंने मतलब अच्छे से आपको प्रेजेंट किया, पूरा का पूरा पॉइंट सेम ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्राइस डिटरमाइनेशन, ठीक है, प्राइस डिटरमाइनेशन क्या होता है, मतलब प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट का रखना होगा। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अ कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्राइस डिटरमाइनेशन, ठीक है ना। प्रोसेस की
कंपनी अगर इस चीज़ को बाहर मार्केट में बेच रही है तो इसके बदले कंपनी को क्या मिलने वाला है, इसके एक्सचेंज में कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है, दैट इज़ अ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आपको एक स्टेबल प्राइस बताएगा, भैया इतना तो मिनिमम प्राइस होना ही चाहिए गुड्स का, ठीक है, जिसमें गुड्स आप खरीद सकते हो और मार्केट में कितना आप बेच सकते हो। तो सच डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस इज डन इन ऑल फॉर्म ऑफ मार्केट, सारे मार्केट में ये चीज़ चलता है, ठीक है, ईच एंड एवरी मार्केट उसको, और इस प्राइस को हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। क्या बोलते हैं बच्चा अपन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि इतना प्राइस, ठीक है, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। आज अगर मेरे को ये पेन बनाना मेरे को 15 रुपये में पड़ गया तो मैं 15 तो मुझे चाहिए, लॉस पे तो बेचूंगी नहीं ना मैं बेटा, ठीक है, तो मुझे 15 रुपये तो चाहिए, ठीक है, 15 से कम में तो मैं इसको बेच ही नहीं सकती हूँ। तो मिनिमम प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 15, तो 15, इससे कम में कोई ग्राहक आएगा तो सॉरी आई कांट सेल इट, बिकॉज मेरे को इतने में नहीं पड़ रही है। आपने कई बार ग्राहकों के, आपने दुकानदार के मुँह से सुना, वो बोलते हैं कि हमको नहीं पड़ती है, हम आपको कितना ऐसे इतना डिस्काउंट कैसे देंगे, तो वो बात है। तो ये उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे को ये हुआ तो बाकी सारे भी तो उनको भी इतना ही होगा, मटेरियल तो मोर और लेस सेम ही होता है, ठीक है। तो मार्केट में पता चलेगा कि एक चीज़ का प्राइस कितना होना चाहिए, दैट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है बेटा। चलिए अब प्राइस डिटर्मिनेशन का प्रोसेस करते हैं उसके एग्जांपल्स के साथ, डायग्राम के साथ। देखो प्रोसेस क्या है, अ कंज्यूमर थिंक्स दैट, अब एक जो नॉर्मल कंज्यूमर, आप और हम ना, हम नादान लोग, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर या तो सेलर डिसाइड करता है। ना, रियलिटी के अंदर देखा जाए तो प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है बाय द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है और मार्केट में कितनी सप्लाई है, उस चीज़ के ऊपर प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। देखो एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा शायद आपको अजीब सा लगे, बट ये बहुत फेमस एग्जांपल इसलिए आपको देना पसंद करूँगी मैं। आज आईफोन का डिमांड तो है मार्केट में, बट जब आईफोन 13, 14 आया था ना, तब मार्केट में बहुत डिमांड था, ठीक है, 1.5-2 लाख रुपए के लोग खरीद रहे थे। आईफोन 15 आया ना, आईफोन 15 उसका तो मार्केट में क्रेज़ हुआ ही नहीं, लोगों ने कुछ लोगों ने खरीदा, फिर खरीदना ही छोड़ दिया, ठीक है, वो उस टाइम में डिमांड था ही नहीं उसका, ठीक है। फिर 16 आया अभी तो उसका डिमांड फिर से आ गया। पॉइंट समझ रहे हो, पॉइंट ये है कि एप्पल तो वही है ना, आईफोन तो वही बेच रहा है। एक टाइम पे मार्केट में क्या डिमांड था और कितना सप्लाई करना था, मार्केट में डिमांड नहीं था, सप्लाई ज़्यादा भी था, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। और अभी 16 आया तो सब लोग लाइन में लग गए खरीदने के लिए, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो ठीक है, द पॉइंट इज़ दैट, मेरा जो बताने का पॉइंट ये है कि प्राइस कितने में बेचना है, ठीक है, वो डिसाइड करता है मार्केट, दैट्स इट। आज 15 जो होगा ना बहुत सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, शायद 14 से भी सस्ते में 15 मिल रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डू करेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं है, ठीक है, डिमांड ही नहीं है उसका, तो कम में बिक रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो रहा है उसका। सो एज पर द डिमांड स्केड्यूल द प्राइस राइजेज, द डिमांड डिक्रीजेज, ठीक है। डिमांड स्केड्यूल ये कहता है, डिमांड लास्ट चैप्टर याद करो, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगा, जबकि सप्लाई स्केड्यूल का ऐसा है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, सॉरी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो डिमांड के अंदर ऐसा था कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डाउन, सप्लाई में ऐसा है कि प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, ठीक है, ऐसे करके। तो इसके लिए अगर हम देखें तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ऑपोजिट होते हैं। डिमांड कर्व स्लोप जो है वो अगर डाउनवर्ड है, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो लेफ़्ट टू राइट में जाएगा, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। और सप्लाई कर्व अगर अपवर्ड है तो वो तब लेफ़्ट टू राइट में जाएगा। पॉइंट समझे आप, पॉइंट समझे। देखो नीचे की तरफ एग्जाम्पल है बहुत, चलो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, पॉइंट को समझो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिमांड कर्व स्लोप जो है ना बेटा, वो क्या बता रहा है कि अगर जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिमांड डाउन है, डिमांड इतनी है नहीं, तो उसका कर्व क्या होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। सप्लाई में उल्टा है, ठीक है, सप्लाई में लेफ्ट से राइट की तरफ कब जाएगा, जब सप्लाई अपवर्ड की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ये पॉइंट है। सिंस सप्लाई स्केड्यूल एंड डिमांड स्केड्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इन दोनों का पॉइंट, दोनों का प्राइजेस जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइजेस सब सेम हो जाएंगे। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे सब कुछ इक्वल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यही इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है और इसी पे ही आता है कि इससे कम तो नहीं बिक सकता है, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल सेलर टेक्स दिस इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस को वो सिग्नल की तरह मानते हैं, ये डिटरमाइन करने में कि उनके प्रोडक्ट्स का प्राइस लेवल कितना होना चाहिए।
इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एक अच्छा खासा कंपटीशन अगर है तो ये सिग्नल पे वो काम करेगा। वेयर एज इन केस ऑफ मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, ठीक है, मोनोपोली मतलब कि एक ही बंदा लाइक एप्पल ही खाली iOS बेचता है, वो मोनोपोली है, ठीक है, और एंड्रॉयड बहुत से कंपनियां बेच रही हैं सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द ओलिगोपोली, ठीक है। तो इस पे जो है वो दोनों मोनोपोली और ये जो फर्म्स आते हैं वो डिसाइड करते हैं अपने प्राइस को लेकर, ठीक है। अब एग्जांपल देखो बेटा, अच्छा, नाउ द स्केड्यूल्ड गिवन बिलो, अब नीचे की तरफ हम बात करेंगे, वो डिमांड और सप्लाई दोनों बताएगा अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में एट द वेरियस प्राइजेस। मार्शल के हिसाब से, मार्शल क्या बोल रहा है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों मार्केट में इनविजिबल हैंड्स हैं, ठीक है, आपको मेरे को पता ही नहीं चलेगा, आप और मैं ये पता ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई इंसान ये दिखा रहा है कि अरे यार अभी इसका प्राइस इंक्रीज हो, ये इसका प्राइस, ये कोई इंसान की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इनविजिबल है, और दोनों के दोनों कर्व्स जो हैं वो मार्केट पे चलते हैं, ठीक है। अब कैसे चलते हैं वो मार्केट जाने। तो चलो अब यहाँ पर जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। डिमांड ऑफ कमोडिटी इन केजी, अगर 10 रुपये प्राइस है तो डिमांड 1000 रुपये है। प्राइस इंक्रीज़ हो गई, हम अब अपने को पता है अगर प्राइस जो है, प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखो धीरे धीरे प्राइस और डिमांड कम होता जा रहा है, जबकि सप्लाई में उल्टा है, सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है, सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखो 200, 400, 600, 800, 1000। अब एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, 600 पे, जब प्राइस कितनी है 30, बस उसी को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये आया 200, 400, 600 पे ये पॉइंट आया, ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। सो यहाँ पे केस 1 में क्या बोल रहे हैं बेटा, केस 1 में इफ़ द इंडस्ट्री रेजेज इट्स प्राइस टू 40 रुपीज़ और डिमांड को इग्नोर कर रही है एंड सप्लाईज करो, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड जो है वो 40 यूनिट हो जा रहा है 600 से, और सप्लाई जो है वो 800 हो जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है, अगर 40 पे आ रही है तो देखो जब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस 40 रुपये कर दी तो डिमांड देखो 400 रुपये आ गया, 600 से 400 डिमांड कम हो गई, 200 यूनिट्स की डिमांड कम हो गई, लोगों को नहीं चाहिए, डिमांड ही नहीं है। मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने बेच रहा है, 600 की जगह उसने 800 कर दिए, मतलब कि 200 प्रोडक्ट और इंक्रीज़ कर लिए, मतलब सेलर सप्लाई ज़्यादा कर रहा है बट डिमांड ही नहीं है, 200 की डिमांड कम हो गई, ठीक है, ऐसा होता है। सिंस द डिमांड इज़ लेस, डिमांड लेस है और देन सप्लाई, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। अब आप ए और सी में देखो, ए और सी का आपको गैप साफ साफ दिख जा रहा है, 400 का गैप बन रहा है, ठीक है। सो द मार्केट प्राइस विल टेंड टू फॉल बैक ₹30, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, फिर से 30 पे गिर जाएगा, ठीक है, 40 पे नहीं 30 पे गिर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रेटिंग प्रोसेस ऑफ द मार्केट। सपोज इफ़ द प्राइस इज रिड्यूस बाय द इंडस्ट्री, अगर प्राइस जो है वो 20 रुपये कर लेते हैं, ठीक है, 40 से 20 रुपये कर लेते हैं, तो टोटल अभी देखो प्राइस कम हो गई तो डिमांड एक्सपांड होगी, डिमांड जो है वो कितनी हो गई 800 और प्राइस सप्लाई कितना हो गया 400, डिमांड अभी ग्रेटर है सप्लाई से, तो डिस्टेंस बिटवीन डी और बी देखो, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, ठीक है, कितना गैप आ रहा है, 10 का यहाँ पे गैप आ रहा है, मतलब 30 पे गया, ठीक है। सो द प्राइस विल ट्रेंड टू द 30 रुपीज़। तो अगेन दिस इज एन इनविजिबल प्रोसेस ऑफ द मार्केट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। देखो जब फैक्टर्स प्राइस के अलावा अदर देन द प्राइस आर अज्यूम्ड कांस्टेंट और प्राइस वेरी कर रही है, तो तब हम बात करेंगे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की। इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है और बाकी सारे फैक्टर्स याद करना, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस वेरीज है, ठीक है, बाकी सब कुछ हटा दो, मेन पॉइंट्स पे आ जाओ। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस वेरी है। जब प्राइस वेरी करेगी तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करोगे, जब प्राइस कांस्टेंट होगी तो इंक्रीज और डिक्रीज की सप्लाई के अंदर बात करोगे, ठीक है। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन अक्कर्स ड्यू टू प्राइस, क्लियर हो गया, ये जो है वो प्राइस पे डिपेंड करता है और इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड करता है अदर देन द प्राइस। यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है वो स्टेबल होता है, ओनली द पॉइंट्स ऑन द सप्लाई कर्व चेयर, और यहाँ पे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट और लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ना देखो ये जो भी अपने पॉइंट बोले ना इसके बेस पे बता रही हूँ, देखो ये पूरा सप्लाई कर्व ये है, खाली ये राइट और ये लेफ्ट इतना ही शिफ्ट हुआ, कर्व तो सेम ही रहता है। और जब हमने इंक्रीज डिक्रीज देखा था ना बेटा, देखो ऊपर वाला पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है।
आज देखो ये तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे, तो पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए इंक्रीज डिक्रीज में शिफ्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ग्राफ वही रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, खाली पॉइंट्स का चेंज होता है। तो लास्ट क्वेश्चन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जब फैक्टर्स अदर देन द प्राइस कांस्टेंट मान के चलते हैं और प्राइस को वेरी मानेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई की, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड की बात करते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है मे बी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ, अभी ये जैसे हम बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेलर्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है जा रही है, गवर्नमेंट पर, इन सबको अपन कांस्टेंट मानते हैं। तो बस इसी के लेवल पर उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल ले लो कि 50 रुपया अगर 1 kg के एप्पल का प्राइस और मार्केट में सप्लाई 200 रुपये, जब 60 रुपये प्राइस होगा तो सप्लाई कितना होगा 400। तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ना एक पॉइंट समझना, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। सप्लाई के अंदर आपको ध्यान देना है और आपको खुद को एज अ प्रोड्यूसर की तरह बात करना है कि भाई मेरे को मार्केट में सामान कब बेचना है। डिमांड के अंदर आप खुद को एक कंज्यूमर कस्टमर की तरह सोचना, फिर आप देखना, तब आपको ये चैप्टर में दोनों एक्चुअली डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये याद करो कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, मेरे को मेरे सामान का प्रॉफिट कमाना है, इसके लिए जब प्राइस बढ़ेगा मेरे सामान का तो मैं और ज़्यादा मार्केट में सामान बेचूँगी ताकि मेरे को प्रॉफिट मिले। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एज अ सेलर, एज अ बिजनेसमैन की तरह सोचो, और डिमांड में आप सोचोगे एज अ कंज्यूमर की तरह। ठीक है, कंज्यूमर की तरह, भाई प्राइस गिरेगी ना मैं तब भी सामान लूँगा, डिमांड बढ़ गया, प्राइस गिर रही डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तब आपको कंज्यूमर की तरह सोचना है, तब जाके आप मार्केट को एक्चुअली इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, सो अब इसमें एनालिसिस क्या है, हालांकि अपन ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे ऑलरेडी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। ठीक है, राइट साइड की तरफ एक्सपांड हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो एक्सपांशन की बात कर लेते हैं। व्हेन द प्राइस राइजेज टू 80 रुपीज़, सप्लाई 800 kg हो गया। जब 90 रुपये हो रहा है तो सप्लाई 1000 kg हो गया। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ द एक्सपांशन फ्रॉम A टू C, 8 से C की तरफ जो है वो जो कर्व बन रहा है उसको एक्सपांशन कर्व बोल रहे हैं। देखो आप A से C की तरफ कौन सा कर्व हो गया, एक्सपांशन कर्व हो गया। ठीक है, सिमिलरली प्राइस यहाँ पर कम हो रहा है, 60 पे 400 रुपये कम हो गया। ठीक है, फिर 50 रुपये में था तो 200 रुपये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। बस आपको ये एनालिसिस करके लिख देना है, अपने शब्दों में लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपका सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको अच्छे से समझ में आया होगा द पॉइंट्स। डिमांड अगर आप समझ चुके हो तो सप्लाई बहुत आसान है। ठीक है, छोटा चैप्टर भी और इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है भी नहीं, डिमांड में बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसके लिए डिमांड वाला चैप्टर अच्छे से समझ लेना, फिर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है उसको। तो बच्चा मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।